नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेश चंद्र तिवारी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा, हिंदी साहित्य की बीए थर्ड ईयर की कक्षा में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत। हिंदी साहित्य के इतिहास को जब हम अध्ययन करते हैं तब यह पाते हैं कि अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हिंदी साहित्य के पूरे इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल के बाद जब आधुनिक काल आरंभ होता है तब उसके आरंभ कारक परिस्थितियों पर हमने इसके पहले के वीडियो में चर्चा की थी। आइए आज हम देखें कि आधुनिक काल का जो पहला कालखंड है, जिसे विद्वानों ने भारतेंदु युग कहा है, इस काव्य की, इस कालखंड की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या क्या हैं, कौन कौन सी हैं। सबसे पहले मैं आपको परिचय दे दूं इस कालखंड का। 1850 या 1860 के ईस्वी के आसपास भारतेंदु युग शुरू होता है और सरस्वती पत्रिका के संपादक बनने महावीर प्रसाद द्विवेदी के वहाँ तक इसका काल विस्तार माना जाता है। इनके पश्चात महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग नाम पड़ा था। तो हम यह चर्चा कर रहे थे कि इस भारतेंदु युग, जो कि 1860 के आसपास से लगा करके 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष तक फैला हुआ है, इसकी प्रमुख काव्य प्रवृत्तियां कौन कौन सी थी। भारतेंदु युग ने हिंदी कविता को रीतिकाल के श्रृंगारपूर्ण और राज्याश्रय के वातावरण से निकालकर राष्ट्र प्रेम, समाज सुधार आदि की स्वस्थ भावनाओं से ओतप्रोत कर उसे सामान्य जन से जोड़ दिया। इस युग की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं। पहली, देश प्रेम की व्यंजना। अंग्रेजों के दमन चक्र के आतंक में इस युग के कवि पहले तो विदेशी शासन का गुणगान करते हैं। परम दुखमय तिमिर जबे भारत में छायो, तब ही कृपा करी ईश ब्रिटिश सूरज प्रकटायो। इन पंक्तियों में जैसा कि आप स्टूडेंट्स देख पा रहे हैं, परम दुखमय तिमिर जबे भारत में छायो, जब इस पूरे भारत में परम दुख का अंधेरा छाया, तब ही कृपा करी ईश, तभी परमात्मा ने कृपा करके ब्रिटिश सूरज प्रकटायो, ब्रिटिश राज्य का हमारे देश में प्राकट्य हुआ, ब्रिटिश साम्राज्य हमारे देश में शुरू हुआ। किंतु शीघ्र ही यह प्रवृत्ति जाती रही। मननशील कवि समाज राष्ट्र की वास्तविक पुकार को शीघ्र ही समझ गया और उसने स्वदेश प्रेम के गीत गाने भी शुरू कर दिए। बहुत दिन बीते राम, प्रभु खोयो अपनो देश, खोवत है अब बैठ के भाषा भोजन भेष। बाल मुकुंद गुप्त की इन पंक्तियों में अपने देश की स्वतंत्रता को खो बैठने का जो दुख है वो प्रकट हो रहा है। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, ईश्वर से स्वतंत्रता की प्रार्थना आदि रूपों में भी यह भावना व्यक्त हुई है। इस युग की राष्ट्रीयता सांस्कृतिक राष्ट्रीयता है, जिसमें हिंदू राष्ट्रीयता का स्वर प्रधान है। देश प्रेम की भावना के कारण ही इन कवियों ने एक ओर तो अपने देश की अवनति का वर्णन करके आंसू बहाए, तो दूसरी ओर अंग्रेज सरकार की आलोचना करके देशवासियों के मन में स्वराज्य की भावना जगाई। अंग्रेजों की कूटनीति का पर्दा फाश करते हुए भारतेंदु ने लिखा है,
शत्रु शत्रु लड़वाई, दूर रही लखी तमाशा, प्रबल देखिए जाही, ताही मिली दीजे आशा। इसी प्रकार जब काबुल पर अंग्रेजों की विजय होने पर भारत में दिवाली मनाई गई तो भारतेंदु ने उसका विरोध किया। आर्य गगन को मिल्यो, जो गत अति प्रफुल्लित गात, सबे कहत जय आज क्यों, यह नहीं जान्यो जात। सुजस मिले अंग्रेज को, होए रूस की रोक, रूस रुक रहा है, अंग्रेजों को यश मिल रहा है। कहे ब्रिटिश वाणिज्य पे हमको केवल शौक। अरे ध्यान रखो भारतवासियों, यह तो ब्रिटिश का वाणिज्य व्यापार है केवल, इस पर हमें केवल शौक होना चाहिए, किसी भी कीमत पर दिवाली मनाने की तो बात ही नहीं है। तो हमने जाना कि देश प्रेम की भावना जिसकी शुरुआत अंग्रेजों के गुणगान करने से हुई, किंतु धीरे धीरे पटरी पर आने लगी देश प्रेम की बातें, और देश प्रेम की बातों से भरी कविताएं भी कवि गाने लगे। दूसरा जो प्रमुख हमें गुण इस कविता में, इस युग की कविता में दिखाई पड़ता है, वो है सामाजिक चेतना और जनकाव्य। समाज सुधार इस युग की कविता का प्रखर प्रमुख स्वर रहा है। इन्होंने किसी राजा या आश्रयदाता को संतुष्ट करने के लिए काव्य रचना नहीं की, बल्कि अपने हृदय की प्रेरणा से जनता तक अपनी भावना पहुंचाने के लिए काव्य रचना की। ये कवि पराधीन भारत को जगाना चाहते थे, इसलिए समाज सुधार के विभिन्न मुद्दों जैसे स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, विदेश यात्रा का प्रचार, समाज का आर्थिक उत्थान और समाज में एक दूसरे की सहायता आदि को उन्होंने मुखरित किया। जैसे निज धर्म भली विधि जाने, निज गौरव को पहचाने, स्त्री गण को विद्या देवें, करी पतिव्रता यज्ञ लेवें। प्रताप नारायण मिश्र की ये कविताएं, ये पंक्तियाँ स्पष्ट करती हैं कि स्त्री शिक्षा को महत्व देवें, अपने धर्म को जाने और अपने गौरव को, हम अपने गौरव में स्थापित हों, हम अपने गौरव को अपने मन में स्थापित करें। हे धनियों क्या दीन जनों की नहीं सुनते हो हाहाकार, जिसका मरे पड़ोसी भूखा उसको उसके भोजन को धिक्कार। स्पष्ट है कि पारस्परिक सामंजस्य बढ़ाने पर कवि लोग बल दे रहे हैं। तीसरी विशेष बात इस युग की थी भक्ति भावना। इस युग के कवियों में भक्ति भावना भी दिखाई पड़ती है, लेकिन इनकी भक्ति भावना का लक्ष्य बदल जरूर गया। अब वे मुक्ति के लिए नहीं बल्कि देश कल्याण के लिए भक्ति करते हैं। कहाँ करुणानिधि केशव सोए, जागत ना ही अनेक जतन करी, भारतवासी रोए। भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये पंक्तियाँ हैं जो केशव को जगाने के लिए, केशव को पुकार रही है कि पता नहीं कहाँ जाकर के करुणा के निधान, करुणा के भंडार केशव सो गए हैं। अनेक प्रकार के यत्न करने पर भी, अनेक प्रकार के रुदन करने पर भी भारतवासी रो रहे हैं और केशव बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहे हैं। चौथी विशेषता भारतेंदु युग की हिंदू संस्कृति से प्यार। पिछले युगों की प्रतिक्रिया स्वरूप इस युग के कवि मानस में अपनी संस्कृति के अनुराग का भाव जाग उठा। जैसे सदा रखें दृढ़ हेम निज सांचा हिंदूपन, घोर विपत हूँ परे दिगे नहीं आन और मन। बाल मुकुंद गुप्त ने कितना ही बड़ा संकट क्यों न आ जाए, अपने मन के हिंदूपन को खत्म न करने के लिए प्रेरित किया है, क्योंकि हम अपने ही धर्म में रह करके उसके उत्थान के द्वारा ही हम पूरे समाज को और अपने आप को उत्थान कर सकते हैं। सच भी है, यदि हर एक व्यक्ति सोच ले कि मुझे उत्थान करना है मेरा और अपने समाज का, तो समाज का यह उत्थान स्वतः ही प्रत्येक व्यक्ति को उत्थान के लिए प्रेरित कर देगा। और प्रत्येक समाज अगर उत्थान को प्राप्त कर ले तो स्वाभाविक है कि
सभी समाजों का उत्थान, पूरे भारत के उत्थान को प्राप्त कर लेंगे। पांचवी विशेषता है इस युग की प्राचीनता और नवीनता का समन्वय। इन कवियों ने एक ओर तो हिंदी काव्य की पुरानी परंपरा के सुंदर रूप को अपनाया, तो दूसरी ओर नई परंपरा की स्थापना की। इन कवियों के लिए प्राचीनता वंदनीय थी तो नवीनता अभिनंदनीय थी। अतः ये प्राचीनता और नवीनता का समन्वय अपनी रचनाओं में करते रहे। भारतेंदु अपनी प्रबोधिनी शीर्षक कविता में प्रभाती के रूप में प्राचीन परिपाटी के अनुसार कृष्ण को जगाते हैं और नवीनता का अभिनंदन करते हुए राष्ट्रीयता का समन्वय करके कहते हैं, डूबत भारत नाथ बेगी जागो अब जागो। छठी विशेषता इस युग की निज भाषा से प्रेम। इस काल के कवियों ने अंग्रेजों के प्रति विद्रोह के रूप में हिंदी प्रचार को विशेष महत्व दिया और कहा, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। भारतेंदु। या प्रताप नारायण मिश्र कहते हैं, जपहु निरंतर एक जुबान। ये पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं, चहूँ जो साँचहु निज कल्याण तो सब मिली भारत संतान, जपहु निरंतर एक जुबान हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। यद्यपि इस काल का अधिकतर साहित्य ब्रजभाषा में है, किंतु इन कवियों ने ब्रजभाषा को भी सरल और सुव्यवस्थित बनाने का प्रयास किया। खड़ी बोली में भी कुछ रचनाएं की गई, किंतु वे कथात्मकता और रुक्षता से युक्त हैं। सातवीं विशेषता इस युग की श्रृंगार और सौंदर्य का वर्णन। इस युग के कवियों ने सौंदर्य और प्रेम का वर्णन भी किया है, किंतु उसमें कहीं भी कामुकता और वासना का रंग दिखाई नहीं पड़ता। इनके प्रेम वर्णन में सर्वत्र स्वच्छता एवं गंभीरता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का उदाहरण देखिए काव्य का, हम कौन उपाय करें इनको हरिचंद महाहट ठानती हैं, पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। वासना का या कामोद्दीपन का नामो निशान भी नहीं। आँखों को बस इसलिए दोषी ठहराया जा रहा है कि तुझे हे प्रिय तुझे निहारे बिना ये आँखें नहीं मान रही हैं। हास्य व्यंग। भारतेंदु हरिश्चंद्र एवं उनके सहयोगी कवियों ने हास्य व्यंग की प्रवृत्ति भी काफ़ी मिलती है। उन्होंने अपने समय की विभिन्न बुराइयों पर व्यंग्य बाण छोड़े। भारतेंदु की कविता देखिए आप, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। या दूसरी देखिए, इसमें देखिए, भीतर भीतर सब रस चूसे, अंदर ही अंदर सारा रस चूस लेता है। हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, हंस हंस के तन मन और धन सारा छीन लेता है। जाहिर बातन में अति तेज, प्रकट रूप से बातें करने में बहुत तेज है। क्यों सखी सज्जन, ये सभी तो अंग्रेजों में मिलते हैं। तो सखी पूछती, क्या वो है सखी, क्या वो सज्जन या साजन या पति के लिए? नहीं नहीं, अंग्रेज के लिए। तो अंग्रेज को इंगित करते हुए यह पंक्तियाँ कही गई हैं। इसी प्रकार की दूसरी पंक्ति देखिए, इनाम, जिसको साहित्यकार इनाम के लिए बहुत ललायित रहते हैं। तो जो साहित्यकार इनाम के लिए ललायित, आज भी परंपरा वही है कि इनाम पाना है तो खिदमत करो लोगों की, रुपया दो, पैसे दो और खुद को उपेक्षित करते करते एक कोने में डाल दो, तब जाके इनाम मिलेगा। बिल्कुल हमारा सम्मान, आत्मसम्मान खत्म करने के बाद इनाम मिलेगा। तो कवि लिखते हैं इसके लिए, भारतेंदु लिखते हैं, उनकी खिदमत करो, रुपया देते देते मरो, तब आवे मोहि करन खराब, क्यों सखी सज्जन नहीं खिताब। खिताब या पुरस्कार कैसे आते हैं, इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनकी सिफारिशें करो, खिदमत करो, रुपये देते देते मर जाओ, इतना रुपया दो,
तब जाकर के वो आता है जो मुझे खराब कर जाता है। मुझे खराब कर जाता का मतलब ये है कि मेरा आत्मसम्मान बिल्कुल खत्म कर जाता है। क्यों सखी सज्जन? नहीं खिताब। क्यों सखी सज्जन? ये क्या साजन के लिए कहा जा रहा है? नहीं नहीं, ये तो खिताब यानी इनाम के लिए, पुरस्कार के लिए कहा जा रहा है। हम आगे बढ़ेंगे, प्रकृति चित्रण की बात करेंगे। इस युग के कवियों ने पूर्ववर्ती युगों की अपेक्षा प्रकृति का जो स्वतंत्र रूप से वर्णन किया है, भारतेंदु के गंगा वर्णन और यमुना वर्णन इसके निदर्शन हैं, इसके सबूत हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह के स्वतंत्र प्रकृति वर्णन भी उत्कृष्ट बन पड़े हैं। रस, इस काल में श्रृंगार, वीर, करुण, इन रसों की अभिव्यक्ति प्रवृत्ति प्रबल रही, किंतु इस काल का मुख्य रीतिकाल के श्रृंगार के समान नग्न श्रृंगार न होकर के कवि की परिष्कृत रुचि का श्रृंगार है और देश की दयनीय दशा का वर्णन करते समय करुण रस प्रधान रहा है। भाषा और काव्य रूप, इन कवियों ने कविता में प्रायः सरल ब्रज भाषा तथा मुक्तक शैली का ही प्रयोग किया है। ये कवि पद्य तक सीमित नहीं रहे बल्कि गद्यकार भी बने। इन्होंने अपनी कलम निबंध, उपन्यास, नाटक इन क्षेत्रों में भी चलाई। इस काल के कवि मंडल में कवि न केवल कवि थे बल्कि वह संपादक और पत्रकार भी थे। इस प्रकार भारतेंदु युग साहित्य के नव जागरण का युग था, जिसमें शताब्दियों से सोए हुए भारत ने अपनी आंखें खोलकर अंगड़ाई ली, कविता को राजमहलों से निकालकर जनता से उसका नाता जोड़ा, उसे कृत्रिमता से मुक्त कर स्वाभाविक बनाया, श्रृंगार को परिमार्जित रूप प्रदान किया और कविता के पथ को प्रशस्त किया। भारतेंदु और उनके सहयोगी लेखकों के साहित्य में जिन नए विषयों का समावेश हुआ उसने आधुनिक काल की प्रवृत्तियों को जन्म दिया। इस प्रकार भारतेंदु युग आधुनिक काल का प्रवेश द्वार सिद्ध होता है। धन्यवाद इस पाठ के लिए। अब हम बात कर लेते हैं अगले यूनिट के लिए। जैसा कि हमने जाना था पाठ की शुरुआत में कि भारतेंदु युग आधुनिक काल के कालखंड का पहला कालखंड है। हम दूसरे पाठ के रूप में अगले वीडियो में हम यह अध्ययन करेंगे कि इसके बाद जो कालखंड आया जैसे कि द्विवेदी युग, तो उसमें कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ मुख्य रूप से पल्लवित पुष्पित हुई जिसने हिंदी साहित्य को अमर बनाने में योगदान दिया। धन्यवाद।